सॉरी बच्चे, वो वीडियो वो अचानक ही लैपटॉप बंद हो गया था, तो इसलिए मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। दोबारा से मुझे आपको लिंक भेजनी पड़ी। ठीक है, सॉरी। एक बार सभी को ऐड कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना वॉइस की। हम सेल्स ऑफ गुड्स सेक्टर में ट्रांजिट का टॉपिक कवर कर रहे थे, तो वही उसी के ट्रांजिट के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। अब देखो, ठीक है, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट का टॉपिक कवर कर रहे थे। ठीक है, यही यहाँ से अचानक ही हमारी जो मीटिंग थी वो एंड हो गई थी। नाउ डू सो रेशन ऑफ ट्रांजिट में द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर। ठीक है, कि जब जो गुड्स है उसे कोर्स ऑफ टाइम यानी कि ट्रांजिट के रास्ते में कोर्स में अज्यूम्ड किया जाता है फ्रॉम द टाइम when they are delivered to a carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer। ठीक है, बायर को वो यानी कि ट्रांसमिशन के पर्पस के लिए, इट मींस कि सेलर ने अपने शॉप से, मान लीजिए गुड्स है, गुड्स को यानी क्या कर दिया है, भेज दिया है। सेलर ने अपने साइड से गुड्स को भेज यानी कि सेंड कर दिया है बायर तक, यानी कि बायर को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया है। तो फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर को ट्रांसमिट करने के पर्पस के लिए, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them। ठीक है, यानी कि जब तक, कब तक हम उसे ट्रांजिट का ड्यूरेशन मानेंगे, कब तक हम उसे ड्यूरेशन ट्रीट करेंगे, कि जब तक वो यानी कि सेलर से गुड्स जाएगा और बायर तक रीच होगा। ठीक है, यानी कि जब तक वो सेलर से गुड्स जाएगा और बायर तक रीच होगा, तो व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर, कि जब वो डिलीवर्ड किए गए हैं कैरियर को और अदर बेली को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। ठीक है, बायर को ट्रांसमिट करने के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that behalf। ठीक है, तब तक जब तक कि बायर और जो उसका एजेंट है उसके बिहाफ में टेक्स डिलीवरी ऑफ देम, कि जब तक कि जो बायर है और जो एजेंट है उसके बिहाफ में गुड्स की डिलीवरी को लेता है, सो टेक्स डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम सच कैरियर। ठीक है, कि ऐसे सच कैरियर और अदर बेली से, कि जो बायर है या जो एजेंट है उसके बिहाफ में गुड्स की डिलीवरी को लेता है। ठीक है, कि इट मीन्स एक शॉर्ट में, कि जब तक जो गुड्स है वो बायर तक नहीं पहुंच जाता, कि जो गुड्स है वो बायर तक रीच नहीं हो जाएगा। ठीक है, और जब तक वो गुड्स बायर को रीच नहीं होगा, सिंपली तब तक, तो बायर्स को वो गुड्स रीच नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम तक, उस टाइम पीरियड तक क्या ट्रीट किया जाएगा, उस टाइम पीरियड तक ट्रीट किया जाएगा। बताइए क्या ट्रीट किया जाएगा,
उस टाइम तक ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट का ड्यूरेशन, एक मिनट, फाइल अचानक ही कहाँ चली गई। एक तो ये बच्चे हैं ना, एकदम ज्वाइन नहीं करते हैं, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हैं फिर। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट, इफ द बायर और हिज एजेंट, देखो यानी बायर हो सकता है या उसका एजेंट हो सकता है। ये उसका एजेंट का मतलब क्या है कि वो बायर का ही एजेंट है। इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination। ठीक है, यानी कि सिंपल है। अब मान लीजिए ए ने, ए कौन है, सेलर है, ठीक है। आप इसको प्लीज कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि ट्रांजिट का ड्यूरेशन कब तक माना जाएगा। आप बस ये समझिए कि सेलर ने गुड्स भेज दिया है और ड्यूरेशन कब खत्म होगा, जब वो गुड्स सेलर को मिल जाएंगे, सिंपल है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या किया कि जो गुड्स है वो बायर यानी कि आधे रास्ते तक आ गया। ठीक है, कि बायर ने जैसे कहा कि ए को कहा कि ठीक है आप ये जो गुड्स हैं वो यानी डी डेस्टिनेशन तक क्या कर देना, पहुंचा देना। ठीक है, मैं यानी कि वही डी डेस्टिनेशन पर ही मिलूंगा। ठीक है, तो फिर उसने सप्लायर को कॉल किया, वो डी डेस्टिनेशन से पहले ही या फिर डी डेस्टिनेशन पर ही आ गया, और जो गुड्स थे वो अब बायर्स को रिसीव हो गए। तो सेकंड पॉइंट है, इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ। ठीक है, यानी कि बायर और उसके बिहाफ में जो उसका एजेंट है, यानी बायर और उसका जो एजेंट है उसके बिहाफ में ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, गुड्स की डिलीवरी को क्या किया, ऑब्टेन किया बिफोर देयर अराइवल एट द पॉइंटेड डेस्टिनेशन, यानी कि जो डेस्टिनेशन डिसाइड की गई है पॉइंटेड डेस्टिनेशन पे उसके आने से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ट्रांजिट का जो रास्ते का जो टाइम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। द ट्रांजिट इज एट एन एंड, की जो ट्रांजिट है रास्ते का जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है, इफ एट आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द पॉइंटेड डेस्टिनेशन। अब देखो नेक्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या था कि बायर तक ही क्या हो गया, रीच हो गया। फिर ये क्या था कि यानी बायर और जो भी मतलब उसका सेलर है वो एजेंट है जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, वो रास्ते में यानी कि एक उन्होंने डेस्टिनेशन क्या क्या डिसाइड किया, वहां आ गए, बीच में मिल गए। या फिर इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द पॉइंटेड डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन पॉइंट की गई, तो पॉइंटेड डेस्टिनेशन पे जो गुड्स का जो अराइवल के बाद, if after the arrival of the goods at the pointed destination the carrier or other bailee acknowledges to the buyer, कि जो कैरियर है और जो अदर बेली है वो बायर और उसके एजेंट को क्या करता है, एक्नॉलेज करता है दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, यानी कि देखो अब सिंपल सा मतलब है, अब अब देखो सिंपल कि आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द पॉइंटेड डेस्टिनेशन, कि ये जो डेस्टिनेशन है ये डेस्टिनेशन डिसाइड की गई, तो इस पॉइंटेड डेस्टिनेशन पर जो गुड्स का जो अराइवल है, ठीक है, वो हुआ उसके बाद। ठीक है, जो कैरियर है इट मीन्स और जो अदर बेली है यानी कि जो सप्लायर के जो गुड्स को लेके जा रहा है वही क्या है, कैरियर है। और जो कैरियर है और जो अदर बेली है एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट, तो वो बायर को और उसके एजेंट को क्या करता है, एक्नॉलेज करता है दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, कि वो यानी कि उसके बिहाफ में गुड्स को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये वो क्या कहेगा कि देखो सिंपल है कि मान लीजिए बायर को आने में टाइम है, ठीक है, या फिर पॉइंटेड डेस्टिनेशन तो गुड्स पहुंचा भी दिए हैं, और फिर वो क्या कहेगा कि दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ एंड कंटिन्यूज इन possession of them
ठीक है, एंड कंटिन्यू करता है उनकी पोजीशन में एज बेली फॉर द बायर और हिज एजेंट। द ट्रांजिट इज एट एन एंड, कि जो वो ट्रांजिट है वो क्या हो जाएगा, वो उसी वक्त एंड हो जाएगा। एंड इट इज इमटेरियल दैट अ फर्दर डेस्टिनेशन, ठीक है, इसका मतलब है कि उसी के एजेंट या उन सबके द्वारा लिया गया है वो गुड्स, और बायर के लिए मान लीजिए कोई और दूसरा पर्सन है, वही जो कैरियर है एग्जैक्ट, जो असली बायर है उसने रिसीव नहीं किया, उसका जो कैरियर है उसने रिसीव किया है गुड्स को। ठीक है, उसका जो कैरियर है उसने गुड्स को रिसीव किया है। तो कैरियर और द अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर, ठीक है, और हिज एजेंट। देखो ये क्या है, उसका एजेंट बायर है या उसका बायर का एजेंट है। अगर बायर का एजेंट ने गुड्स उसके बिहाफ में होल्ड कर लिए हैं, तो दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ एंड कंटिन्यूज इन पोजीशन ऑफ देम, और उन्हें क्या किया, उनके पोजीशन में कंटिन्यू किया। ठीक है, द ट्रांजिट इज एट एन एंड, की जो ट्रांजिट है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द ट्रांजिट इज एट एन एंड इट इज इमटेरियल दैट ए फर्दर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड, क्योंकि अब सिंपल है, उसके एजेंट ने गुड्स को ले लिया है, तो ये इमटेरियल है कि इम का मतलब कि जब एक बार डेस्टिनेशन तक गुड्स पहुंच गया, तो बार बार उसी डेस्टिनेशन पे या फिर आप बार बार हर डिफरेंट डेस्टिनेशन पे गुड्स नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर अलग अलग डिफरेंट डेस्टिनेशन पे गुड्स रीच नहीं होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, अब देखो सिंपल है, अब जो गुड्स है वो बायर ने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब कि जो पोजीशन है जो गुड्स की बायर को लेनी थी, वो क्या हो गई, वो गुड्स अब क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। द कैरियर और अदर बेली, यानी कैरियर है, ठीक है, और अदर बेली कंटिन्यूज, इसका मतलब है कि जो सप्लायर है, जो अदर बेली है, और जो कैरियर है जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन पोजीशन ऑफ देम, ठीक है, और जो कैरियर है यानी कि वो उसको लेके जाने का जो कैरियर है, और जो अदर बेली है कंटिन्यू करता है उसके पोजीशन में, तो कंटिन्यूज इन पोजीशन ऑफ देम। द ट्रांजिट इज नॉट डीम टू बी एट एन एंड, कि जो ट्रांजिट होता है वो यानी एंड में डीम नहीं किया जाता, यानी कि ट्रांजिट इज नॉट एज्यूम टू बी एट एन एंड, कि जो ट्रांजिट है वो एट एन एंड की वो खत्म हो जाएगा, वो एज्यूम नहीं किया जाता। इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, इवन इफ के जो सेलर है वो उन्हें वापस लेने से क्या कर दे, गुड्स को मना कर दे, अभी वो ट्रांजिट है वो खत्म नहीं हुआ है गुड्स, प्लीज ध्यान रखना, गुड्स तभी खत्म होगा, यानी कि जो उसका ट्रांजिट है वो तभी गुड्स जब एक बार सेलर्स के यहाँ से निकल जाता है, तो चाहे उसका ओरिजिनल बायर ले, चाहे कोई और जो डिफरेंट बायर है और जो अदर बायर है वो गुड्स को ले। ठीक है, यानी कि चाहे डिफरेंट बायर गुड्स को ले, चाहे जो गुड्स का जो है वो गुड्स को ले। कौन बच्चे बार बार आ रहे हैं, फिर शो नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब आप ये कहोगे कि मैम मतलब ऐसा अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, वो जो गुड्स हैं वो जो मतलब कैरियर हैं, जो फिर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है वो लेके जाएगा गुड्स, ठीक है, या फिर मतलब कि अगर सेलर उनको रिसीव नहीं किया उस केस में क्या, देखो सेलर ने रिसीव नहीं किया, देखो सेलर को तो गुड्स रिसीव करने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल में जो गुड्स बिलोंग करते हैं वो सेलर के ही हैं, सेलर को गुड्स रिसीव करने पड़ेंगे क्योंकि सेलर के ही वो क्या है, गुड्स बिलोंग करते हैं। तो इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द सेलर एंड द कैरियर,
कंटिन्यूज यानी कि अभी तक जो गुड्स हैं वो उन्हीं कैरियर और अदर बेली की ही पोजीशन में है। ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एन एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक। जो ट्रांजिट है is not deemed to be at an transit is not deemed to be at an end, कि जो ट्रांजिट है वो एट एन एंड में नहीं मानी जाती। इवन इफ सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, ठीक है, अगर जो सेलर है उन्हें वापस बैक में रिसीव करने के लिए मना कर दे। इट मीन्स कि सेलर रिसीव करे या नहीं करे, ठीक है। यहाँ पर अगर वो गुड्स वापस में सेलर के पास भी आ जाते हैं तो भी वो ट्रांजिट में ही इंक्लूड किए जाएंगे, एंड नहीं होगा। क्योंकि वो अपने बायर तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो उसका ओरिजिनल बायर हो, चाहे वो उसका क्या हो, सेकंड बायर हो। तो ट्रांजिट इज नॉट डीम टू बी एट एन एंड, कि जो ट्रांजिट है वो एट एन एंड डीम नहीं होगा। even if the seller has refused to receive them back, even if जो seller है वो उन्हें वापस लेने के लिए क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, मना कर दे। when goods are delivered to a ship, ठीक है, चार्टर्ड बाय द बायर, कि जब गुड्स है वो मतलब डिलीवर्ड किए गए हैं शिप में, ठीक है। अब देखो वो जो शिप है किसने की है, बायर ने की है, ठीक है। मान लीजिए बी बायर है, बी ने ए को फोन किया, ए सेलर है, कि ये जो गुड्स है कि मैंने कि मतलब इस जगह पे शिप खड़ी है, वहां पे गुड्स आप क्या कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। सो तब तक का ही वो एक उसका टाइम पीरियड है। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टेड बाय द बायर, इट इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, ठीक है। वेदर जो मतलब इन वो मास्टर के पोजीशन में थे, कैरियर के में थे, या फिर बायर के एजेंट में थे। और अब वो शिप में बायर का एजेंट है, यानी ट्रांजिट का टाइम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब वही है वो उसके उसमें है, तो जो ट्रांजिट का जो समय है, जो ट्रांजिट का जो टाइम है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। तो वेदर दे आर इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर और एज एजेंट ऑफ द बायर, और यानी कि बायर के एजेंट पे। अब 6 वेयर द कैरियर और अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, ठीक है। तो देखो डीम टू बी एट एन एंड, तो यानी कि अब जो है कैरियर है और जो अदर बेली है वो wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, ठीक है। यानी कि वो बायर को मना कर देते हैं कि हम, यानी कि यहाँ पर या इस बायर को हम गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे। तो रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, बायर को गुड्स डिलीवर करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स बाय टू द बायर और हिज एजेंट, ठीक है, बायर को या उसके एजेंट को गुड्स डिलीवर करने के लिए मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। तो वेयर द कैरियर और अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer और his agent in that behalf, ठीक है, उसके बिहाफ में, जहाँ पे जो कैरियर है, जो अदर बेली है, वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए बायर को और उसके एजेंट को रिफ्यूज कर देता है। तो दी ट्रांजिट इज डीम टू बी एट एन एंड, कि जो ट्रांजिट होता है, वो जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, एंड मतलब अब देखो इट मीन्स कि वहां पे डिलीवर कौन करेगा, रिफ्यूज कर दिया वहां पे डिलीवर करने के लिए, तो ट्रांजिट क्या हुआ, हुआ ही नहीं। यानी कि जो रास्ते का जो वो टाइमिंग था, वो जो ट्रांजिट का था, यानी ट्रांजिट का टाइम क्या हुआ, हुआ ही नहीं, वो क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वही लिखा है, तो वेयर द कैरियर और द अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer और his agent in that behalf, उसके बिहाफ में एजेंट को या बायर को wrongfully डिलीवर करने का जो था, द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एट एन एंड, कि जो ट्रांजिट है वो क्या हो जाएगा, खत्म, एंड। अब है वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ, कि जैसे मान लीजिए कि पार्ट का मतलब कि वही लिखा है कि जो फुल डिलीवरी का आधा
जो पार्ट डिलीवरी है गुड्स की वो यानी बायर को की गई है, ठीक है, बायर को ऑलरेडी पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, मेड कर दी गई है और उसके एजेंट को, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट, की जो रिमाइंडर ऑफ द गुड्स यानी कि जो बचे हुए जो गुड्स हैं, ठीक है, मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट, वो रास्ते में क्या है, रुक गए हैं, सो द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट unless such part delivery has been given in such circumstances, और जो पार्ट डिलीवरी है वो उस सर्कमस्टांसेस में दी जाएगी as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods, ठीक है, तो एक एग्रीमेंट देने के लिए, शो करने के लिए, गुड्स का होल पोजीशन देने के लिए। अब हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे बीच बीच में जो गुड्स हैं, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो जो ट्रांजिट में बीच बीच में गुड्स पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट किस टाइप से इफेक्ट करेगा, द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ये गुड्स को स्टॉप करने का जो राइट है वो कौन ले सकता है, कौन मैम सेलर। सेलर सेलर ही एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, सेलर क्या एक्सरसाइज करेगा कि वो रास्ते में ट्रांजिट में ये गुड्स को क्या कर देता है, रोक देता है, तो दी सेलर, दी अनपेड सेलर में एक्सरसाइज, तो अनपेड सेलर एक्सरसाइज करेगा हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिट में उसको रोकने का, स्टॉप करने का राइट, either by taking actual possession of the goods, या तो भाई गुड्स के एक्चुअल पोजेशन को लेकर, ठीक है, either by taking actual possession of the goods, या तो गुड्स के एक्चुअल पोजेशन को लेकर, और by giving notice of his claim to the carrier, ठीक है, या तो भाई वो कर सकता है, क्या क्या कर सकता है कि गुड्स है, ठीक है, उसने क्या किया, कॉल किया कि ठीक है वो जो गुड्स है वो वापस आ जाएंगे, अब तो इसका मतलब कि उसने गुड्स की क्या कर ली, एक्चुअल पोजेशन कर ली, ठीक है, और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर, और क्या किया गया, यानी कि उसका उसके कैरियर को या अदर बेली को उसके जो नोटिस दिया गया, तो और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर, ठीक है, और यानी कि अदर बेली में यानी कि जिसकी पोजीशन में गुड्स होते हैं, तो सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल। अब देखो सिंपल सीधी सी बात है कि या तो नोटिस दे सकते हैं, ठीक है, कि कैरियर है जो गुड्स को लेके आया है वो नोटिस दे सकता है बायर को कि अब ये जो गुड्स है मैं आगे फर्दर नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सेलर है, सेलर ने ही इन गुड्स को मंगवाया है या फिर सेलर ने ही आगे फर्दर कैरी करने के लिए नहीं बोला, तो सेलर बोल सकता है, तो सच नोटिस मे बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल, ठीक है, इन द लेटर केस द नोटिस शैल बी गिवन एट सच टाइम एंड इट सच सर्कमस्टांसेस, कि जो नोटिस है वो उस समय पे या उस सर्कमस्टांसेस में दिया जाना चाहिए, ठीक है, द नोटिस शैल बी गिवन एट सच टाइम एंड इन सच सर्कमस्टांसेस दैट द प्रिंसिपल मे कम्युनिकेट टू हिज सर्वेंट, कि देखो जो प्रिंसिपल है यानी कि जो गुड्स को दे रहा है, ठीक है, चाहे वो सेलर है या उसका एजेंट है, वो कम्युनिकेट करेगा उसके सर्वेंट्स के साथ, ठीक है, कि ताकि वो बायर को गुड्स की डिलीवरी नहीं ना करे, तो इस तरह से स्टॉपेज इफेक्ट होती है, मतलब एक प्रोसेस है वहां तक बताया जाता है, ये तो आप सिंपल भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे गुड्स को रोकना है, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली जो गुड्स लेके
या है मैं उसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी, ठीक है, वो ठीक है जो है वो दूसरे पर्सन को या उसके एजेंट को बताएगा, या फिर मैं सीधा क्या करूंगी, जाके बायर से डिस्कस करूंगी, बायर से बात करूंगी। तो वही लिखा है इन द लेटर के द नोटिस टू बी इफेक्चुअल shall be given at such time and in such circumstances that the principal by the exercise of reasonable diligence, तो reasonable diligence की exercise के द्वारा जो principal है may communicate it to his servant, कि जो principal है वो उसके servant को communicate कर सकता है और agent को, ठीक है, टू प्रिवेंट डिलीवरी टू दी बायर, बायर की डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए। अब है सेकेंड, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर, कि जब ट्रांजिट में जो स्टॉप करने का जो नोटिस है सेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर, यानी कि सेलर ने क्या किया कि जो ट्रांजिट में जो रोकने का जो नोटिस है वो कैरियर को दिया। अब उस कैरियर ने क्या किया, री डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर। अब यानी कि उस कैरियर ने, इसका मतलब कि वो जो कैरियर है उसने एज पर सेलर, तो एज पर सेलर के बिहाफ में एक्ट किया, सेलर के बिहाफ में ही उसने वर्क किया। तो सेलर टू द कैरियर और अदर बेली इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू, तो वो गुड्स को क्या कर सकता है, री डिलीवर करेगा। तो ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेलर। तो सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है, अगर सेलर ने रिफ्यूज किया है तो ये देखो दो दो चीज, मतलब कि दो ही ऑप्शन बनते हैं। सेलर ने रिफ्यूज किया है, ठीक है, कि आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो वही जो एजेंट है वो बायर के एजेंट को या फिर जो भी बायर का जो सर्वेंट है या फिर बायर को क्या करेगा, आगे इन्फॉर्म करेगा। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, जैसे कि बायर ने कहा, सेलर ने कहा कि आपको ये जो गुड्स है वो इस डायरेक्शन पे नहीं, आपको इस डायरेक्शन पर लेके जाने हैं, तो ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू, ठीक है, वो गुड्स को सेलर को ही री डिलीवर कर सकता है और या फिर जो डायरेक्शन सेलर ने बताई है वहां पे। और क्योंकि ये सब कुछ सेलर के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसका जो भी मतलब कि एक्सपेंसेस है, खर्च है री डिलीवरी का, वो कौन बॉन्ड करेगा, वो सेलर बॉन्ड करेगा। तो द एक्सपेंसेस ऑफ सच री डिलीवरी शैल बी बॉन्ड बाय द सेलर, कि जो री डिलीवरी का जो ये सच एक्सपेंसेस है वो सेलर के द्वारा बॉन्ड किया जाता है। द एक्सपेंसेस ऑफ सच री डिलीवरी शैल बी बॉन्ड बाय द सेलर, ठीक है, वो सेलर के द्वारा बॉन्ड होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर बाय द बायर और एंड सेलर। तो अब हम यानी कि सब्जेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, बायर के द्वारा, ठीक है, यानी कि इफेक्ट हम देख रहे हैं कि सब सेल का, ठीक है, कि बायर के द्वारा यानी कि सब सेल का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया, ये बताओ पहले। देखो, ठीक है, अभी है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन। देखो, अनपेड सेलर का यानी कि गुड्स को रीपोजेस करने का अधिकार और गुड्स को रोकने का अधिकार इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिपोजिशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, विच द बायर मे हैव मेड। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सीधी सी बात है कि बायर ने और अदर कितने भी गुड्स क्यों ना खरीदे हों, ठीक है, चाहे यानी कि उसी सेलर से या फिर डिफरेंट सेलर से, तो उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो सेलर ने अब भाई सिंपल सी सी है कि जिस गुड्स के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं आई है, तो बायर का बिल्कुल फुल राइट होता है उस गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको टेक ओवर करने का या फिर स्टॉप करने का। तो वो अदर सेल्स के द्वारा या फिर अदर गुड्स के डिपोजिशन के द्वारा अफेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर डिफरेंट गुड्स के या फिर जितने भी सारे क्वांटिटी हैं, तो डिफरेंट गुड्स के अपने अलग अलग क्या है, सेल्स
प्रोसीजर है, तो डिफरेंट गुड्स के अपने अलग अलग सेल्स मेथड हैं. सो प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन इशूड, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जहाँ पे वेयर कि जो टाइटल का जो ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, गुड्स का हैज बीन इशूड, वो इशू किया गया और लॉफुली ट्रांसफर टू एनी पर्सन. देखो सिंपल सीधी सी बात है कि लॉफुली दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया गया एज अ बायर और ओनर ऑफ द गुड्स, कि जैसे कि वो गुड्स का कौन हो, लेने वाला हो, बायर हो या ओनर हो. दैट पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स टू अ पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ, ठीक है. अब देखो उसी पर्सन ने, ठीक है, यानी कि जो पर्सन था, ये जिसे लॉफुली वो गुड्स दिया गया है, उसने उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, उस पर्सन को ट्रांसफर किया. दैट द पर्सन ट्रांसफर्स द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन, कि उस पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर किया उस पर्सन को हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ, कि जिसने गुड फेथ में डॉक्यूमेंट को लिया. एंड फॉर कंसिडरेशन इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वॉज बाय अ सेल, ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसने क्या किया, गुड्स को लिया, कि जैसे सेल है, ठीक है, सेल ने क्या कर दिया, अब देखो सेलर के द्वारा वही गुड्स को 2-3 बार ट्रांसफर यानी कि किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, कि जब उसको क्या मिलेगी, पेमेंट रिसीव नहीं होगी. लेकिन बायर के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है, कि जब बायर ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो गुड्स ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड किया गया है. सो द पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट, मान लीजिए वही जो बायर है उसी डॉक्यूमेंट्स को उस पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, देन इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ सेल, ठीक है, तो वो लास्ट मेंशन की जो ट्रांसफर है वो सेल के द्वारा होना चाहिए. द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड, कि जो यानी कि अनपेड सेलर्स का जो राइट है लीन का, और जो ट्रांजिट में जो स्टॉप करने का जो है वो डिफीट, एंड इन मतलब कि वो चीज यानी कि जो स्टॉप करने का डिफीट हो गया. क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल है, बायर ने क्या किया, उसी को ही अपने गुड्स को अपने डिफरेंट बायर को सेल कर दिया. अब होता ही है ऐसा, हम करते हैं ना, क्या हमने जो मान लीजिए हमने कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो हम बायर थे, हमने सेलर से लिया है, क्या हम उसी फर्नीचर, अब वो हमारे टेक ओवर में होगा, इट मीन्स अब उसका जो राइट है वो हमारा है, उसकी जो ओनरशिप है वो हमारी है. अब उसका राइट हमारा है, उसकी ओनरशिप हमारी है. दैट द पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स टू अ पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ सेल, ठीक है, कि वो सेल के द्वारा होगा. द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड, कि जो अनपेड सेलर्स का जो लीन का ओनरशिप का जो राइट है और जो गुड्स को रोकने का वो डिफीट हो गया, ठीक है. इट मींस कि जो सेलर का जो रीपोजेशन का और गुड्स को रोकने का अब वो नहीं कर सकता. अब वो इस केस में क्या करेगा, मान लीजिए कि जो फर्स्ट बायर है, कि जैसे आपने जहां से फर्नीचर लेके आए हो, आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तब क्या होगा, इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय द वे ऑफ प्लेज और अदर डिपोजिशन फॉर द वैल्यू, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर. हमेशा ध्यान रखना, जब तक कि आप यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं इसमें कि जो अनपेड सेलर्स का जो राइट है गुड्स को लेने का, गुड्स को रीअसेस करने का और उसको स्टॉप करने का, वो तभी तक एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक कि ट्रांसफरी का है राइट है. अगर मतलब ट्रांसफरी ने अपने राइट को किसी और को दे दिया और जो कि सेलर उस पर्सन से नॉन नहीं है, सेलर उस पर्सन को नहीं जानता, ठीक है, तब तक वो उस केस में नहीं हो पाएगा. इट मीन्स द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर के राइट से, ठीक है, एक्सरसाइज तब तक ही होगा
यानी कि वो जो सेलर है वो अपने गुड्स को वापस तभी ले सकता है और उसको गुड्स को तभी रोक सकता है जब तक कि यानी कि ट्रांसफरी का उस गुड्स पे क्या है अधिकार, इट मीन्स कि जिसने उस बायर को तब तक दिया है, और अगर उस बायर ने फुल पेमेंट कर दी तो भी उसका कोई भी राइट नहीं होगा। अब बायर ने क्या किया, सब सेल कर दिया, ठीक है, बायर ने क्या किया, उन गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर पहले बायर ने उसकी पेमेंट नहीं की गई है, ठीक है, अगर यानी कि ओरिजिनल बायर ने उसकी कोई पेमेंट नहीं की है गुड्स की, तो जो सेकंड बायर से यानी कि उसको जो पेमेंट रिसीव की गई है, तो जो ओरिजिनल बायर है वही जो उसकी जो पेमेंट यानी कि सेलर को सप्लाई देगा और उसी रेट पे देगा जिस पे क्या की गई है, डिपेंड की गई है और जिस पे मतलब कि वो सेट की गई है। तो द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीनर स्टॉपेज इज ठीक है इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। पहले बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, बायर उस गुड्स को सब सेल भी करेगा, सब सेल करेगा, अगर इस केस में तो सेलर के पास वो अधिकार भी नहीं रहते हैं, तो इस केस में सेलर के पास एक ही राइट बचता है अपने पैसे को रिसीव करने का। तो जो बायर ने यानी कि सब सेल करके अमाउंट रिसीव की गई है, वो अमाउंट तक यानी कि उसको सेलर को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, यानी कि उतना वो चीज यानी कि सेलर को देना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा है, ठीक है, ये एक सिंपल से रूल है और जो कि हम अपनी यानी कि सिंपल डे टू डे लाइफ में इससे डील भी करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, ठीक है, जहां पे जो ट्रांसफर है वो प्लेज के द्वारा है। सो द अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी to have the amount secured by the pledge satisfied in the first instant, ठीक है, कि जो अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी, ठीक है, वो अनपेड सेलर प्लेजी से रिक्वायर कर सकता है, क्या रिक्वायर कर सकता है, टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द प्लेज सेटिस्फाइड, ठीक है, कि कितनी जो प्लेज की अमाउंट है यानी कि वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। देखो इसमें अगर हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, ठीक है, देखो प्लेज का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट में दे देना, ट्रांसफर क्या किया गया, क्रेडिट के द्वारा है, आप इसको इसी वक्त समझिए, क्रेडिट समझिए। द अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी, कि जो अनपेड सेलर है रिक्वायर करता है प्लेजी टू हैव अमाउंट सिक्योर्ड बाय द प्लेज, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट क्या की गई है, सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है, out of any other goods or securities of the buyer in hand of the pledgee and available against the buyer, यानी कि बायर के अंगेज, देखो प्लेज एक टाइप की ना सिक्योरिटी होती है, आप एक तौर पे लिख लो प्लेज क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आ प्लेज इज अ बेलमेंट दैट कन्वेज, ठीक है, टाइटल टू प्रॉपर्टी ओन बाय अ डेटर, कोई भी प्रॉपर्टी या गुड्स है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेटर है, डेटर ने क्या किया, गुड्स वो जो प्रॉपर्टी उसके द्वारा ओन की गई थी उसके टाइटल को, उसकी ओनरशिप को कन्वे किया टू ए क्रेडिटर को, क्रेडिटर को दिया, टू सिक्योर रीपेमेंट फॉर सम डेट और ऑब्लिगेशन, यानी कि सम डेट और ऑब्लिगेशन की रीपेमेंट को रद्द करने के लिए, ठीक है, तो टू सिक्योर रीपेमेंट फॉर सम डेट और ऑब्लिगेशन, कि जैसे आपने क्या किया, आपने ही, ठीक है, उसी यानी कि अपने उसी प्लेज को अपने कोई भी जो मतलब प्रॉपर्टी या वो जो गुड्स है उसे क्या रख दिया, गिरवी रख दिया, तो एक टाइप की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, ठीक है, कि वही मे रिक्वायर द प्लेजी, प्लेजी को रिक्वायर करता है टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द प्लेज, प्लेज के द्वारा जो अमाउंट सिक्योर्ड की गई है, ठीक है, यानी सेटिस्फाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंट एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ एनी अदर गुड्स और सिक्योरिटीज ऑफ द बायर, बायर के कोई भी सिक्योरिटीज और गुड्स के अलावा इन द हैंड्स ऑफ प्लेजी, प्लेजी के हैंड्स में, एंड अवेलेबल अगेंस्ट द बायर, और बायर के अगेंस्ट क्या है, अवेलेबल है,
and available engage the buyer। ठीक है, ये एक टाइप की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। ये एक टाइप का सिंपल क्या है, सिक्योरिटी है। इतना हमने ये कवर किया। तो ये सेल वाला ये टॉपिक है, बता देती हूँ ये वाला भी, क्योंकि और फिर हमारा ये आज के टॉपिक का है, इसका कंटेंट फुल कंप्लीट हो जाएगा हमारा अनपेड सेलर। तो सेल नॉट जर्नली रिसेंटेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, कि अनपेड सेलर ने ठीक है अपने अधिकार तो दिखा दिए, अनपेड सेलर ने अपने राइट को एक्सरसाइज कर दिया। क्यों राइट को एक्सरसाइज करने के बाद क्या बताइए, राइट को एक्सरसाइज करने के बाद क्या क्या वो कंप्लीटली कैंसिल हो गया। ठीक है, रिसेंट का मतलब क्या होता है, क्या वो जो सेल थी अटेंडेंस क्यों दे रहे हो मैम, तो लेफ्ट हो गई। जिज्ञासा से बोल दो अटेंडेंस ले ले, अब तो टाइम भी हो गया। किसी ने ले लिया अटेंडेंस क्या? वह कोई ले लो अटेंडेंस। ले ली अटेंडेंस। हाँ ठीक है। तो बोल दे अटेंडेंस एक बार अगर ले लिया तो। कुछ बच्चे तो लेफ्ट भी हो गए, अब कोई फायदा नहीं है। जिज्ञासा बोलो अटेंडेंस। बोल रही हूँ। आशिमा, आकांक्षा, अमरप्रीत कौर, आंचल, आयुषी, भूमिका, चंचल, चंदा, दीक्षा, दिव्या, फरीना, गीता, हीना, ज्योतप्रीत कौर, काजल, मानसी, नवनीत, निक्की, प्राची, प्रार्थना, प्रीति, प्रियंका, प्रियंका मिश्रा, रिचा, रिंकी, साक्षी, संध्या, श्रुति, सिमरन, खुशी। ठीक है फिर लेफ्ट हो जाते हैं। हो जाए क्या? हाँ हो जाओ। बोला है ग्रुप में कि बच्चों वो अपना अटेंडेंस लेके भेज देना। हाँ हाँ ठीक है।